हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो हमारे इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों सब्जेक्ट का मेल मिलेगा और बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, जहां पर वो आपको ये भी बताते हैं कि प्रीवियस बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बोर्ड में मिलेंगे। यानी काफी अच्छी बात है कि हम लेक्चर को अच्छे से देख भी रहे हैं, एनिमेटेड लेक्चर को देखते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता होता है कि हमारे बोर्ड की तरफ क्या रुझान है, बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे इस चैनल की एक सुविधा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ईयर लॉन्ग चलने वाली ये सीरीज है जिसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेक्चर्स को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, बस इतना करना है आपको। बस एक काम और करना है साथ में आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको लेक्चर्स मिलते रहें। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें, बाकी जो हमारे ओल्ड हैं वो चैनल को लाइक करें, कुछ अच्छा हो तो कमेंट भी करें हमारे लिए। तो 10th वालों के लिए हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जहां पर मैंने चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात बताई आपको। तो मैंने बोला था कि एक रूट जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना। यानी रूट्स का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के पीछे मैंने आपको बताया था कि मेन जो ऑर्गन होता है वो ऑर्गन था आपका रूट हेयर। यहीं पर मैंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन के मेथड भी बताए थे। वो मेथड थे क्या? उस ट्रांसपोर्टेशन के मेथड में आपने देखा था, हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में चर्चा करी। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा हमने करी है। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में छोटा मोटा बताया था आपको कि हाँ, एक तरीके का नॉलेज दिया था, थोड़ा सा एक ऊपर आपको बताया था। लेकिन आज हम अपना टॉपिक पर्टिकुलर लेके ही आए हैं ऑस्मोसिस पे, टोनिसिटी पे और उससे जुड़े कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन पे। तो आज का लेक्चर अच्छा होने वाला है। और अब बता दूं कि डिफाइन में आज के लेक्चर से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फंसना है। मैं 100% मैं कह रहा हूं बेटा, 2 से 3 मार्क्स का जरूर फंसना है ऑस्मोसिस, टोनिसिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन पे। यहां पर मैं आपको कुछ और पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जैसे प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, वॉल प्रेशर, रूट प्रेशर, ये सारी चीजें यहां पर होने वाली। लेकिन मैंने मेजर लिखा है टॉपिक ऑस्मोसिस, टोनिसिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मीन क्या हो गया कि यहां पर कोई एनर्जी का वेस्ट नहीं होना है, कहीं पर भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होनी है। ऑस्मोसिस में हमें करना क्या है, जैसे हमने एक प्योर वाटर ले लिया, इधर शुगर सॉल्यूशन ले लिया, क्लियर? आप देख रहे हैं ब्लू वाले हमारे प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, रेड हमारा शुगर सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन, अब ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है क्या बेटा? तो कोई भी सेल होती है, उस सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन ही सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन ही सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी हुई है, क्लियर? अगर बीच में एक सेल मेम्ब्रेन लगा दी जाए, ये सेल मेम्ब्रेन हम मार्केट में भी आती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आती हैं, डिस्किंग बैग्स लाइक दैट। सेल मेम्ब्रेन लगा दिया, एक तरफ प्योर वाटर है एंड दैट साइड शुगर सॉल्यूशन है। कुछ देर बाद देखेंगे कि जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से,
अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी प्योर वाटर को हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो ये चला गया इधर, ये तो ऑस्मोसिस की बात हो गई। अब ऑस्मोसिस के बाद, ऑस्मोसिस के बाद क्या होना है, ऑस्मोसिस के बाद आपका आता है ऑस्मोसिस के टाइप्स। क्या आएंगे, टाइप्स। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ गए। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के टाइप्स क्या। तो बेटा दो टाइप के ऑस्मोसिस होता है, टू टाइप के ऑस्मोसिस हैं। एक आपका है एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एंड अनदर बेटा एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। चलिए देखते हैं एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। आ जाइए, बढ़िया सा आपको एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कि मैं लेक्चर के पहले ही मैंने बोला कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हमने दो सॉल्यूशन लिए, देखिए आप देख रहे हैं दो बॉयल्स हैं, बाउल्स हैं। एक बाउल में वाटर फिल है, अदर बाउल में सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी नमक का पानी है, थोड़ा ज्यादा नमक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। हमने रेजिन्स लिए, रेजिन्स को आप जानते होंगे, और नहीं जो जानते उनके लिए मैं हिंदी में राइट कर दे रहा हूं। रेजिन मतलब किशमिश। हमने किशमिश ली, रेजिन लिया, और इस रेजिन को हमने डिप कर दिया वाटर में। हमने जैसे ही वाटर में डाला, आपके रेजिन स्वॉलन हो गया, स्वैल अप कर गया। सवाल आता है सर रेजिन स्वैल अप क्यों कर गए? तो रेजिन स्वैल अप इसलिए कर गया बेटा, अगर देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल रेजिन्स में कम है। वाटर मॉलिक्यूल रेजिन में क्या है, लोअर है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर मॉलिक्यूल रेजिन्स में कम थे, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कहां थे, वाटर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे। अब वाटर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो क्या घटना घट गई, आपने ऑस्मोसिस बेटा पढ़ा हुआ है, और ऑस्मोसिस क्या कहता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ही रेजिन्स में वाटर फिल होने लगा, रेजिन स्वैल अप कर गए, और जब वाटर किसी सेल के अंदर जाएगा तो आप तब यूज करेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या यूज करेंगे, एंडोऑस्मोसिस। यहां तक क्लियर हो गई बात। जब वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो अंदर जा रहा है एंडो, वैसे भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं एंडोडर्मिस हो गया, इनर मोस्ट लेयर, तो एंडो से याद रखना है इनर। तो वाटर जा रहा अंदर, एंडोऑस्मोसिस। वाटर बाहर जाएगा, एक्सटर्नल है, तो एक्सोऑस्मोसिस। अब कैसे एग्जांपल लें, अब हमने कुछ ग्रेप्स लिए और हमने उस ग्रेप्स को कहां डाल दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला। थोड़ी समय बाद क्या हो गया, हमारे श्रिंक हो गए हमारे क्या ग्रेप्स। क्यों श्रिंक हो गए, क्या घटना घटी होगी, समझिए घटना को। जब ग्रेप्स को हमने डाल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो वाटर कहां ज्यादा है, अभी वाटर ज्यादा है कहां पर, ग्रेप्स में। तो ग्रेप्स में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ही आपने डाला, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, हमारे ग्रेप से वाटर निकलना चालू हो गया। और जब ग्रेप से वाटर निकलना चालू हो गया तो हमारे ग्रेप्स क्या हो गए, श्रिंक हो गए। तो वाटर बेटा बाहर निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस। डेफिनेशन आपको बढ़िया से नीचे मिल जाएगी, आप डेफिनेशन नोट करिए, चेक करिए। तो क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस डेफिनेशन, द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट वाटर इनटू अ सेल फ्रॉम आउटसाइड व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन
distilled water. Cell swells up in this case. फेस कर जाएगा swells up. अब देखिए बेटा मैं कुछ आपको यहीं पे सिखाना चाह रहा हूँ, अभी आगे टर्म्स आएंगे, लेकिन हम अभी सीख लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या सीख रहे हैं? जब भी बेटा कोई सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा अभी टोनिसिटी में पढ़ाऊंगा, चलिए टोनिसिटी में ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टोनिसिटी में बता दूंगा, फिर भी लिख दे रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो अभी आगे के जो टर्म्स आने वाले वो काफी कोरिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी आपने क्या पढ़ा? पहला टर्म ऑस्मोसिस क्या था? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। अब अगर वाटर कहा जा रहा इनसाइड द सेल तो सेल स्वेल अप कर जाएगी, तो आप बोल दिए सर ये एंडोऑस्मोसिस है, सेल से वाटर बाहर निकल गया, ये एक्सोऑस्मोसिस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर हम इससे रिलेटेड एक डिमॉन्स्ट्रेशन को देखें, अगर हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन ले लें, हमने एक स्टैंड लगाया, एक थिसल फनल लगाया, इसे थिसल फनल कहते हैं, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारा थिसल फनल है पहला नंबर। दूसरा, हमने एक बीकर में रख लिया, उसको बीकर में क्या रख दिया? हमने वाटर डाल दिया। अब हमने क्या किया? दूसरा देखिए पार्चमेंट पेपर लगा दिया, ये पार्चमेंट पेपर होता है, ये पार्चमेंट पेपर सेमी परमेबल होता है, सेमी परमेबल। ये पार्चमेंट जो पेपर है ये सेमी परमेबल होता है, सेमी परमेबल यानी सिलेक्टेड चीजें ही आएंगी जाएंगी। अब इसी पार्चमेंट पेपर को दूसरे डिमॉन्स्ट्रेशन में विस्किंग बैग रख देते हैं, विस्किंग बैग। क्लियर? हमने एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया, थिसल फनल ले लिया है, वाटर में डिप कर दिया, लेकिन हमने थिसल फनल में क्या डाल के रखा हुआ है? हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, हमने डाला है यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन डाल। अब खुद आप दिमाग लगाइए, अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? लेस होगा, लेसर देन वाटर। तो सिंपल सी बात है, कुछ देर बाद हमने देखा कि वाटर का जो लेवल है वो क्या होने लगा? राइज होने लगा। क्यों राइज होने लगा? क्योंकि बेटा यहाँ चल रहा है ऑस्मोसिस, या कह दे जा रहा है पानी अंदर, तो क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस। तो इस तरीके से हमने डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रूव किया कि अगर शुगर सॉल्यूशन को और वाटर मॉलिक्यूल के बीच एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जाए तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है, यही ऑस्मोसिस है। तो इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, बताया गया एक्सपेरिमेंट में कि भाई ऑस्मोसिस नाम की चीज होती है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाए जाते हैं जिससे कि आप समझ सके कि ऑस्मोसिस क्या है ना। तो ये प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूवमेंट है, इंपॉर्टेंट है प्रूवमेंट, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोसिस समझ गए, अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें। देखिए बेटा ऑस्मोसिस जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। अब अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो फिर ये डिफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए तो ऑस्मोसिस में एक चीज याद रखना है कि आपको क्या बोलना है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्म आगे तो बहुत बच्चे घबराते हैं इस चीज से कि ऑस्मोसिस तक तो सही था सर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी नई चीज आ गई है? तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर एक आर्टिफिशियल प्रेशर है। सपोज हमारा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है डैश डैश करके, क्लियर? यहाँ वाटर है बेटा और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट मिक्स। सॉल्यूट क्या है? नमक, शुगर, ये सॉल्यूट होते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ साथ क्या भी है? सॉल्यूट्स भी हैं। आपको अच्छे से पता है वाटर अंदर जाना चालू कर देंगे, चलो मैं जाओ अंदर जा, लेवल देखो राइज होने लगा। जब वाटर का लेवल लगातार वाटर जा रहा है अंदर, आपने पढ़ा हुआ एंडोऑस्मोसिस, वाटर का लेवल क्या हो गया? राइज हो गया, अभी तक यहाँ था, ये बढ़ गया। लेकिन अगर हम ऊपर से पिस्टन लगा दें, कोई पिस्टन क्या चीज होती है? तो बेटा आप होली में पिचकारी आती थी जो पंप करने वाली, सेम वही फिगर है, या उसी को पिस्टन कह रहे हैं।
अगर ऊपर से हम एक पिस्टन से प्रेशर डालें, प्रेशर एक्सर्ट करें, नीचे की तरफ प्रेशर मारें, तो ये माना जाता है कि अगर हम प्रेशर डालेंगे तो जो वाटर का एंट्रेंस हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, वो रुक जाएगी। वो वाटर मॉलिक्यूल की एंट्रेंस रुक जाएगी। यानी क्या बना कि जब हम एक ऐसा प्रेशर जनरेट करें, वो मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करें जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला। सिंपल सी डिफिनेशन है, सिंपल सी डिफिनेशन आपके सामने। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को रोकने का काम करती है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी जिस सेल का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना उसमें ऑस्मोसिस रुकेगा। याद रखिएगा ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के फ्लो को रोकेगी। है भाई, अब तुम ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो तो अब थोड़ी ना सॉल्वेंट अंदर आ पाएगा। सॉल्वेंट मींस वाटर, अब नहीं अंदर आ पाएगा, क्यों? ऊपर से प्रेशर लग रहा है। इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया। क्लियर? चलिए ये भी समझ में आ गया आपके। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको टोनिसिटी। क्या होता है टोनिसिटी? सबसे पहले बात करते हैं टोनिसिटी क्या है। देखिए टोनिसिटी, मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा इसको। देखिए एक टर्म आया टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है समझिए। टोनिसिटी का मतलब है, मान लीजिए बेटा हमने टू सॉल्यूशन को एक दूसरे के पास रख दिया, ठीक है, टू सॉल्यूशन, और दोनों के बीच में सेम मेम्ब्रेन लगी। अब बेटा इन टू सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन में वाटर कम है, किसी में वाटर ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ वाटर कम है, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखा दिया। ये क्या है, किसी के मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। ये हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, वाटर फिल है। अब आपके कंडीशन में क्या होना चाहिए, वाटर जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यही आपका आइडिया कहता है और कहना भी चाहिए, यही सच्चाई भी है। वाटर जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कह रहा है कि टू सॉल्यूशंस के बीच वो रिलेशन, टू सॉल्यूशंस के बीच वो रिलेशन दैट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के मूवमेंट को, सॉल्वेंट के मूवमेंट को जो डिफाइन करे एस सॉल्यूशन के ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। तो सॉल्यूशन डिफाइन करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरफ जाए। ये रिलेटिव जो सॉल्यूशंस होते हैं इसे टोनिसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ वाटर, उसे हम टोनिसिटी कहते हैं। चलिए टोनिसिटी के टाइप को देख लें। 3 टाइप की बेटा टोनिसिटी होती है। 3 टाइप का रिलेशन होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो बड़ा अच्छे से आपको बताता हूं इस बारे में, कई सारे पॉइंट मैं इस पे क्लियर करूंगा अभी। पहले आपको मैं फिर से अभी अपने स्टाइल पे लेके चलूं जहां पर हमने इस चीज को छोड़ा था। चलिए पहले अपने स्टाइल पे चीज को लेके चलते हैं। ओके बेटा, मैं 3 बीकर बना रहा हूं। एक बीकर ये गया, एक बीकर ये आ गया, एक बीकर ये आ गया। 3 आपके पास बीकर आ गए। नाम दे देते हैं ए बी सी। 3 बीकर्स हैं, ए बी सी। ए बीकर बेटा हमने
वाटर ले लिया। चलिए वाटर को ब्लू से शो कर देते हैं। पहले वाटर सब में भर दें। आ जाओ सब में वाटर भर दिया जाए। चलो भाई यहाँ भी वाटर फिल कर दिया गया, यहाँ भी वाटर फिल कर दिया गया, सब जगह वाटर फिल हो गया। ओके, ये वाटर हो गया। एक सोल्यूशन था बेटा, हमने इसमें वाटर के साथ थोड़ा शुगर मिक्स कर दिया है। चलो इसमें शुगर मिक्स कर देंगे, शुगर के मॉलिक्यूल, यानी पानी के साथ साथ यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। क्लियर बेटा, बात समझे बेटा? जब सॉल्यूशन 3 हो गए, ए बी सी तीनों में वाटर था, लेकिन बी वाले में जो था शुगर सॉल्यूशन था, बी में शुगर सॉल्यूशन था। अब मैं काम करता हूं, मैं ए वाले में एक ग्रेप डाल देता हूं। एक ग्रेप डाल दिया। मैंने बी वाले में भी एक ग्रेप डाल दिया। यहां भी ग्रेप पड़ा हुआ है। मैंने सी वाले में एक रेजिन डाल दिया, सिकुड़ा हुआ रेजिन। आप देखेंगे कि ए वाला जो था इसमें कोई नहीं शेप में चेंज आया, ए ऐसे ही पड़ा था, कोई शेप में चेंज ही नहीं हुआ। बी वाला जो था, ये बी वाला श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया। सी वाला स्वेल अप कर गया, स्वेल अप। सी वाला स्वेल अप कर गया। ए वाला भाई साहब ने कुछ ही नहीं किया, बी वाले में सेल श्रिंक हो गई, सी वाले में सेल्स स्वेल अप कर गई। तीन चीजें आपने देखी। जरा यहां पे समझिए, आपने पढ़ा है जब सेल से वाटर निकल जाएगा, जब सेल से वाटर निकल जाएगा तो आपने एक टर्म यूज किया था। क्या यूज किया था? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस। सी वाले में वाटर में सेल एंटर कर रहा है। आपको पता है जब सेल एंटर कर रहा, वाटर एंटर करता है सेल में, तो आप टर्म यूज करते हो एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस यानी एक टर्म बना एक्सोऑस्मोसिस, जब वाटर बाहर निकल गया सेल से। एक बना जब सेल में वाटर आ गया, एंडोऑस्मोसिस। और एक में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ वाटर का, ना बाहर गया ना अंदर गया। बेटा यही 3 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। क्या सॉल्यूशन हो गया? पहले वाले सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है? व्हेन नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी दो सॉल्यूशन के बीच का ऐसा रिलेशन जहां पर वाटर का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो बोल दिया आइसोटोनिक। अब जब वाटर सेल के बाहर निकला, तो आप देख रहे हैं सेल के बाहर का जो मीडियम है सॉल्यूशन कितना गाढ़ा सॉल्यूशन है। गाढ़ा सॉल्यूशन है तो ज्यादा है गाढ़ा, यानी इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। इसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोल देंगे? हाइपरटोनिक। दो चीज क्लियर होगी। सॉल्यूशन बाहर क्या है? डेंस है। थर्ड कंडीशन पे आ जाइए भाई। थर्ड कंडीशन पे जब आप पहुंचे तो क्या हो गया? वाटर सेल के अंदर जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा था, यानी सेल के सराउंडिंग जो सॉल्यूशन था वो थिन था। वाटर थिन का मतलब डाइल्यूटेड था, तो हमने लिख दिया यहां पर इसको हाइपोटोनिक। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी, इसमें हाइपर हमेशा ज्यादा के लिए होता है, कम के लिए हाइपो टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हाइपर क्यों ज्यादा क्यों है? क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? डेंस था, गाढ़ा था। यहाँ सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूटेड है। तो बेटा 3 टाइप के आपके बन गए क्या सॉल्यूशन? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। जब सेल के सराउंडिंग का मीडियम कंसंट्रेट होगा, हाइपरटोनिक। जब सेल के सराउंडिंग का मीडियम डाइल्यूट होगा,
हाइपोटोनिक। और जब सेल में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा वाटर का, बाहर भी अंगूर के अंदर भी वही वाटर है, बाहर पानी में भी दोनों का रेशियो वाटर का इक्वल है, तो हमने बोल दिया इसको आइसोटोनिक। अब आ जाइए अपने टॉपिक पे जहां पर आपको डिफरेंस ध्यान से टॉपिक मैच कर लीजिए जो हमने पढ़ाया। ओके, मैच कर लिया होगा आपने। क्या क्या डिफिनेशन थी? हाइपरटोनिक, हायर सॉल्यूट आउटसाइड होता है तभी हाइपर होता है। आइसोटोनिक में इक्वल सॉल्यूट है, जो वाटर में वही ग्रेप में। हाइपोटोनिक, हायर सॉल्यूट इनसाइड, यानी सेल के अंदर हायर सॉल्यूशन है, बाहर सही है। हाई वाटर इनसाइड, इक्वल वाटर। ध्यान से देख लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। कंडीशन भी लिखी हुई है विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। वाटर मूव्स आउट, क्योंकि आपने पढ़ा है हाइपर में क्या होगा, बाहर गाढ़ा है तो क्या हो जाएगा, सेल से वाटर आउट हो रहा है। सेल में वाटर ज्यादा था, ग्रेप में वाटर ज्यादा था, ज्यादा से कम की तरफ, तो सेल से वाटर बाहर निकल गया, इसलिए सेल क्या होती है बेटा, श्रिंक हो जाती है। आपको पता है आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट ही नहीं होना है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। और बेटा हाइपो में क्या हो जाएगा, सेल स्वेल्स कर जाए, क्यों, क्योंकि वाटर मूव्स इनसाइड। क्लियर? तो ये आपकी टोनिसिटी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद से पढ़िएगा। अब देखिए मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं राज की, समझिएगा इस राज को। देखिए सेल से बेटा वाटर निकल रहा है ना। अच्छा यार, जब सेल से वाटर निकल जाएगा तो सेल तो बेचारी मर गई, सेल तो हो गई फिसेड्डी। और जब सेल हो गई फिसेड्डी तो एफ से फिसेड्डी, एफ से फ्लैसिडिटी, एफ से फ्लैसिडिटी। ये कंडीशन क्या लिख देंगे, फ्लैसिडिटी। क्यों, सेल फिसेड्डी हो गई है, फ्लैसिडिटी आ गई। याद रखिएगा, टर्म पूछेगा व्हाट इज फ्लैसिडिटी, तो व्हेन द वाटर इज मूव्स, व्हेन द वाटर moves from the cell out, called this condition is called flaccidity, मुरझा गई। नेक्स्ट टर्म पे आप देखें, बगल में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए अंदर वाटर फिल हो रहा है, बेचारी मुरझाई हुई सेल थी, अब अंदर सेल के वाटर जा रहा है। जब सेल के अंदर बड़ा कंटिन्यूअसली वाटर जा रहा है ना, तो सेल क्या कर जाएंगे, टाइट हो गए। यार पानी मेरे अंदर है तो टाइटनेस आ गई, आप बहुत प्यासे हो, मुरझाए रहेंगे, थोड़ा पानी पी लिया, हाँ टाइट हो गए। तो ऐसा सेल के साथ भी हो रहा है, सेल के अंदर जब कंटिन्यूअसली वाटर इन कर रहा है तो सेल हो गई टाइट, और कंडीशन को बोल दिया बेटा टर्जिडिटी। बहुत सिंपल सा टर्म मैं बता रहा हूं, क्या बोल दिया इसको, टर्जिडिटी। तो T फॉर टाइट, T फॉर टर्जिडिटी, F फॉर फिसेडिटी, F फॉर फ्लैसिडिटी। ये भी आपको क्वेश्चन आता है भाई, फ्लैसिडिटी क्या होती है, टर्जिडिटी क्या होती है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी के बाद हम कहानी आगे लेके चलते हैं, और इसी आइसोटोनिक में ही देखिए हमने फ्लैसिडिटी को दिखाने की कोशिश करी है। समझते हैं जरा। हाइपरटोनिक समझी गए, सेल से वाटर बाहर निकल रहा है। ध्यान रखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और सेल से वाटर बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है तो आप बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो भैया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक में ना अंदर है ना बाहर, बैलेंस्ड है। तो फ्लैसिड कंडीशन कब आएगी, जब सेल से वाटर निकल गया है। तो जब सेल से वाटर निकल गया है तो कंडीशन आ गई फ्लैसिडिटी की। जब सेल के अंदर वाटर जा रहा है तो कंडीशन आ गई टर्जिडिटी की। तो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई कि हाँ भाई फ्लैसिडिटी क्या है, टर्जिडिटी क्या है। एक चीज और समझिए जरा बेटा, ये सेल की सेल वॉल है, अच्छे जानते हैं आप, ये सेल की सेल वॉल है। अंदर भरा हुआ बेटा प्रोटोप्लाज्म होता है, अंदर होता है भरा प्रोटोप्लाज्म। अब अगर बेटा फ्लैसिडिटी हो रही है, जो सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर निकल रहा, तो साइटोप्लाज्म सिकुड़ नहीं जाएगा, देखो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ गया, बीच में आ गया, श्रिंक हो गया बेटा। बेटा सेल की इस कंडीशन को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस भी कह रहे हैं। देखिए कई नाम है। अवस्था सेल की है, जो वाटर निकल गया तो फ्लैसिड हो गई है। प्रोसेस क्या है, प्लाज्मोलिसिस है। यही एक्सोऑस्मोसिस भी है, यही क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोलिसिस भी है।
तो यहाँ प्लाज्मोलिसिस भी हो रहा है, प्लाज्मा लॉस हो रही है, प्लाज्मोलिसिस। तो बहुत क्वेश्चन पूछता है प्लाज्मोलिसिस पे। तो द लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। तो सेल वॉल तो अपनी जगह रहती है, सेल मेम्ब्रेन समेत पूरा सिकुड़ जाता है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है, अपनी जगह पे रहेगी, हिलेगी नहीं। लेकिन जो कंटेंट था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित क्या हो गया, श्रिंक हो गया। पूरा का पूरा कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ये कंडीशन थी प्लाज्मोलिसिस, प्रोसेस था प्लाज्मोलिसिस, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है। अभी जब सेल को वाटर में डाल देंगे, सेल फिर से पानी लेना चालू कर देगी, डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मा निकला, प्लाज्मोलिसिस, फिर से वाटर आ गया, डी प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लाज्मोलिसिस क्या है, सेल श्रिंक फ्रॉम द सेल वॉल। सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक कर जाता है, सेल वॉल अपनी जगह पे बना रखता है। इसीलिए प्लाज्मोलिसिस एनिमल सेल में नहीं होता है। क्यों, हमारे पास तो सेल मेम्ब्रेन, हमारी पूरी पूरी सेल ही सिकुड़ जाएगी, लेकिन प्लांट में पूरी सेल नहीं सिकुड़ेगी, सेल के बीच का कंटेंट सिकुड़ेगा, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा। क्लियर? तो यहां से प्लाज्मोलिसिस भी क्लियर हो गया क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कुछ प्रेशर के बारे में। ये प्लाज्मोलिसिस का स्ट्रक्चर दिया गया है, हमारी आईसीएससी के लिए है, ध्यान से समझे जरा। बेटा देखिए ये सेल वॉल है, यहाँ पर ये सेल वॉल है, ठीक है भाई, ये हमारी सेल वॉल है। अब देखिए बेटा ये पूरा का पूरा क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है। सेल वॉल अपनी जगह पे, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गई है। चलो कर जाने उससे प्रोटोप्लाज्म को। बेटा जब सेल में प्लाज्मोलिसिस हो रहा होता है, यानी प्लाज्मा बाहर निकल रही होती है, बेटा तो जानते हो वॉल का भोकाल होता है, वॉल का भोका। और ये वॉल जो प्रेशर लगाता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं वॉल प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल, द प्रेशर the pressure exerted by cell wall called wall pressure। तो बेटा ये सब लोग प्रेशर लगा रहे हैं इस पे, तुम दबो दबो भागो यहाँ से, सब मिलके जो प्रेशर लगा रहे हैं ना बेटा, इसे हम बोलते हैं क्या, वॉल प्रेशर। तो ये वॉल प्रेशर पड़ रहा है, सेल हमारी श्रिंक होती जा रही है। लेकिन बेटा आप देखेंगे लास्ट में एकदम सेल क्या हो गई, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, सब सिकुड़ गया, सारा पानी चला गया, सब बाहर निकल गया। अब हमारी सेल बिल्कुल क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है। चलो भाई अच्छी बात, श्रिंक हो गई। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं। एक तो वॉल प्रेशर हम समझ गए हैं। जब बेटा इसी सेल को हम उठा करके पानी में डाल देंगे, अगर हमने इसी को उठा करके वाटर में फिल कर दिया, तो बेटा फिर से इसके अंदर सेल के अंदर वाटर बढ़ने लगेगा। देखिए ध्यान देखिए, मैं सर्कल क्यों कर रहा हूं, जैसे जैसे वाटर बढ़ेगा, ये प्रोटोप्लाज्म वॉल पे प्रेशर लगाना चालू कर देगा। जैसे कमरे में पानी भर देना चालू करे, कहीं से रास्ता ना दीजिए, दीवारों पर प्रेशर लगने लगेगा। ऐसे ही जब सेल को हम डाल देंगे वाटर में, डीप्लाज्मोलिसिस होने लगेगा, तो सेल के अंदर फिर से वाटर भरने लगेगा। और जब सेल के अंदर फिर से वाटर आने लगेगा तो क्या होगा, ये वॉल पे प्रेशर लगाएगी, और इस प्रेशर को हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर। तो दो प्रेशर हमने पढ़े, वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। टर्गर क्यों, प्रोटोप्लाज्म एक्सर्ट कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म प्रेशर मार रहा है वॉल पे, इसलिए बन गया आपका टर्गर प्रेशर। जब वॉल प्रोटोप्लाज्म पे मार रहा था प्रेशर, तो बन गया वॉल प्रेशर। ये दो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, सवाल क्या है, नोट करिएगा, समझिएगा। अगर किसी सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, समझिए क्वेश्चन आपके लिए, नोट करिएगा। हमने एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, मान लीजिए अंगूर को रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो आप बताएं कि उस सेल का कौन सा, थोड़ी देर बाद कौन सा प्रेशर बढ़ेगा।
सोचिए कौन सा प्रेशर बढ़ेगा। क्या किया मैंने क्वेश्चन, एक ग्रेप है, उस ग्रेप को मैंने एक शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, ये शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया। अब जब ग्रेप को हमने शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया तो ग्रेप से वाटर निकलना चालू हो जाएगा, यानी एक्सोऑस्मोसिस होगा। आप जरा बताइए अगर एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है तो सेल पे कौन सा प्रेशर ज्यादा लगेगा, दिमाग लगाइए। प्लाज्मोलिसिस हो रहा है, वाटर निकल रहा है, आपको पता है जब वाटर निकल रहा होता है तो भोकाल किसका होता है, सेल वॉल का। क्यों, अब वाटर तो खत्म ही हो रहा है तो वॉल प्रेशर लगा रही है। अब जब वॉल प्रेशर लगा रही है तो हो जाएगा आपका क्या, wall pressure is higher and turgor pressure will be lower। लेकिन अगर एक रेजिन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए वाटर में तो होगा क्या, टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वॉल प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर की बात रही। तो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग से एंड में बता दूं मैंने आपको क्या क्या बता डाला। मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस, देन type of osmosis like endoosmosis, exoosmosis, then हमने जाना टोनिसिटी के बारे में, टोनिसिटी क्या था, then type of solution की तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हमने इस टोनिसिटी को पढ़ने के बाद हमने प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस को समझा, हमने फ्लैसिडिटी एंड टर्गिडिटी को समझा, यहीं पर हमने वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर को समझ लिया। तो बेटा हमारे इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं, लास्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो बने रहिएगा लास्ट लेक्चर में भी, क्योंकि वहां भी हमें पढ़ना है क्या, रूट प्रेशर एंड हाउ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट एंड विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल for the upward movement of water from the roots and to leaves। हमें 3 टॉपिक पे चलेंगे, इनसे भी क्वेश्चन फंसता है। रूट प्रेशर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है ना, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग को ये भी जानना है, लेकिन जानने के लिए आपको क्या करना है, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल साउथ सिटी पे बने रहना है। बाकी आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई आप हमें लगातार देख रहे हैं और हमारा चैनल, जैसा कि हमारे चैनल का वादा है कि ईयर लॉन्ग सीरीज चलने वाली है, बीच में रुकने वाली नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। तो चैनल को देखते रहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए। मैं जहाँ जहाँ पर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है वहाँ आपसे बोलता भी हूँ कि हाँ भाई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे लेक्चर्स के थ्रू, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। चैप्टर फिनिश करना है, याद रखिए, भूलिएगा नहीं, चैप्टर फिनिश करना है हम लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।